हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बैग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 500 एमसीक्यू के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द थर्मोकपल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये हमारा बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट पे। तो थर्मोकपल जो हमारा बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है फेनोमेनन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो थर्मोकपल जो हमारा वो कंसिस्ट करता है टू डिफरेंट मेटल्स को, ठीक है, टू डिफरेंट मेटल्स को कंसिस्ट करता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एंड में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक जंक्शन का क्रिएशन होता है, ठीक है। ये एक अलग वायर का रहता है और ये भी एक अलग वायर का रहता है, और लास्ट में जहाँ पे हम लोग कनेक्शन करते हैं उसको हम लोग कॉपर लीड से कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर का हम लोग यूज़ करते हैं जो क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है। तो जहाँ पे हमारा टेम्परेचर को मेज़र करना होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं हॉट जंक्शन, और उसके दूसरे साइड वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड जंक्शन, और इसको हम लोग रेफरेंस जंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सीबेक इफेक्ट होता क्या है कि यहाँ पे अगर टू डिफरेंट मेटल्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस बनता है उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट होता है और यहाँ पे क्लोज सर्किट है तो क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो हमारा क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग को टेम्परेचर का पता चल जाएगा थ्रू द वोल्टेज। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल करंट सोर्स शुड हैव। तो ये होता है हमारा इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। अगर ये करंट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग, और ये क्या यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, आइडियल करंट सोर्स। अगर हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो हमारा वो कैसा होता है, मान लीजिए ये करंट सोर्स है हमारा, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं करंट सोर्स में, ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, हाई वैल्यू का होता है ना, और लो कंडक्टेंस का होता है, लो कंडक्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसका जो वोल्टेज सोर्स होता है यहाँ पे, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में। अब देखिए अगर हम लोग पैरेलल वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का अगर बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ रेजिस्टेंस सीरीज़ में। ओके, सीरीज़ में क्या करता है, कंसिस्ट करता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा। ओके, according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of the currents of all branches passing through the junction is always equal to। तो ये होता है हमारा ज़ीरो। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ होता है। और किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा क्या कहता है कि दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, ठीक है, ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वो हमारा क्या हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया, है ना। और ये जो होता है ये सेकंड लॉ है, ठीक है, और ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई। तो ओम्स लॉ जो हमारा वो वैक्यूम ट्यूब्स पे अप्लाई नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जो है ये सब होता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स, और ये कहते हैं किसको है, जिसमें क्या होता है कि ये इट डज नॉट फॉलो द रिलेशन बिटवीन लीनियरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और करंट भी हमारा क्या रहेगा, नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे थायरिस्टर हो गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह हो गया। तो ये सब क्या हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे ओम्स लॉ जो हमारा वो यूनिलैटरल एलिमेंट्स जो होते हैं उन सब पे भी फॉलो नहीं होता है, जैसे हो गया डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया,
तो ये सब क्या है, यूनिलैटरल एलिमेंट्स हैं। और यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहते किसको हैं, जिसमें करंट क्या करेगा, वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जान लेते हैं। ओम्स लॉ कहता क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट जो हमारा बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बिटवीन टू पॉइंट्स जो करंट फ्लो होगा हमारा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स। ठीक है, तो आई हमारा क्या हो जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है। ठीक है, अब आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम लोग लिख सकते हैं, वी इजकल टू आई आर हो जाएगा। तो आर हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और यही होता है रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट केबल इज, तो ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द केबल। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट केबल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, जैसे आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रॉ बाई 2 पाई एल लॉग ई R2/R1। तो यहाँ पे R2 जो है वो हमारा आउटर लेयर, केबल का जो आउटर लेयर है उसका रेडियस है। R1 जो हमारा वो रेडियस ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, रॉ जो हमारा वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और L यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ है, और ये R जो हमारा वो क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट केबल। तो ये क्या हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाई करंट एंड हाई वोल्टेज गेन। तो ये होता है हमारा कॉमन इमीटर का। देखिए, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर कनेक्शन का कंपेरिजन करें तो चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले कॉमन बेस लेते हैं, उसके बाद कॉमन इमीटर लेते हैं और कॉमन कलेक्टर लेते हैं। ठीक है, कॉमन बेस का जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है 150, कॉमन इमीटर का जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है 500, और इसका जो कॉमन कलेक्टर का होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, वोल्टेज गेन। अगर हम लोग कॉमन बेस का करंट गेन का अगर बात करें तो वो होता है हमारा लेस देन 1, कॉमन इमीटर का करंट गेन का बात करें तो वो होता है हाई, और कॉमन कलेक्टर का अगर करंट गेन का बात करें तो वो होता है अप्रिसिएबल, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। कॉमन बेस को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन इमीटर को हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, और कॉमन कलेक्टर को हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल ए 3-फेज सिंक्रोनस मोटर वर्क एज ए कैपेसिटर। तो ये वर्क करता है हमारा ओवर एक्साइटेड में। अब देखिए, हम लोग वी कर्व देखते हैं, यहाँ पे वी कर्व देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन होता है। तो हमारा वी कर्व होता है वो किसके किसके बीच में होता है, ये होता है हमारा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। यहाँ पे जो नॉर्मल एक्साइटेशन के पहले है वो होता है हमारा अंडर एक्साइटेशन में जाता है, और ये होता है हमारा ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है कि ये डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को, और अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है, ऑब्जर्व करता है रिएक्टिव पावर को। द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय विच मटेरियल्स। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसको आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल अलाइनमेंट है इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका किस तरह से फिगर होता है, वो होता है हमारा एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, इधर जा रहा है, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है। ओके, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ओवरलोड रिलेज आर ऑफ विच टाइप। तो ये होता है हमारा तीनों टाइप का, थर्मल, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ओवरलोड रिले जो है वो करता क्या है, ओवरलोड रिले जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, मोटर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये होता है हमारा 4760 मेगावाट। तो ये है हमारा विंध्याचल में, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट जो है वो है हमारा इंडियाज़ बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और ये है तमिलनाडु के कुंडनकुलम में। 1920 जो है ये है हमारा 1920 मेगावाट जो है ये हमारा हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और ये है महाराष्ट्र के कोयना रिवर के पास। ठीक है, तो
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।